अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तीसरी आंख और मैं हूं आपका होस्ट सईद उमर गर्दी 65 न्यूज़ स्टूडियो से आपको एक बार फिर से वेलकम। जी नाज़रीन, जैसा कि हम हमेशा बात करते हैं मुख्तलिफ कौमी और रियासती सूरत-ए-हाल पे, सियासी सूरत-ए-हाल हो, माशी हो या फिर इलाकाई हो या मशरक़ी हो, लेकिन आज तक हमने हमेशा नज़रअंदाज किया है गिलगित-बल्तिस्तान, जो कि पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत तरीन इलाका है। और वहाँ पे अगर आप ये कहें कि मदनी वसाइल और जो दीगर वसाइल हैं, मदनियात हैं, वो समझ लें कि उसका एक हब है, उसका एक बहुत बड़ा मईशत का एक दारोमदार गिलगित-बल्तिस्तान से जुड़ा हुआ है। और गिलगित-बल्तिस्तान को कोहसारों का बादशाह भी कह सकते हैं, आप कोहसारों का दामन भी कह सकते हैं। और गिलगित-बल्तिस्तान एक ऐसा ज़बरदस्त खित्ता है जो कि इस वक्त तक महरूम है। हम बात करते हैं आज़ाद कश्मीर की, तो आज़ाद कश्मीर का रकबा है 4441, लेकिन वहाँ की अपने मुकम्मल एक हुकूमत मौजूद है। वहाँ पे सदर अलग है, वज़ीर-ए-आज़म अलग है, वहाँ का सुप्रीम कोर्ट अलग है। लेकिन दूसरी तरफ 28,000 वर्ग मील गिलगित-बल्तिस्तान की बात करते हैं, तो वो लोग अभी तक हुकूक से महरूम हैं, बल्कि उनको एक अबूरी शरफ देके उसमें भी उनको हुकूक नहीं दिए गए, आईनी हुकूक से महरूम किया गया है। वहाँ के जो इलाकाई हुकूक है वहाँ से महरूम किए गए। हर साल इलेक्शन में चेहरे तो बदल के आया जाता है, लोग आते हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन आज तक नहीं बदला। तो यहाँ का निज़ाम नहीं बदला, न ही उनके हुकूक मिले। तो इसी वजह से हमारे साथ मौजूद है गिलगित-बल्तिस्तान के मारूफ उम्रत रहनुमा और चेयरमैन अवामी बेदारी पार्टी, गिलगित-बल्तिस्तान के महकूम और मजबूर पिसे हुए लोगों की तवाना और मजबूत आवाज़ मोहम्मद शरीफ खान आज हमारे साथ 65 न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं इनसे कि गिलगित-बल्तिस्तान में आखिर हो क्या रहा है। गिलगित-बल्तिस्तान के लोग आज तक नहीं जागे, उनको हुकूक से महरूम किया गया है या फिर उनको जागने नहीं दिया गया। वहाँ पे किस बात को लेके इतने हुकूक की महरूमियाँ हैं कि वहाँ पे सड़कें पसमानदा हैं, वहाँ के स्कूल कॉलेज की हालत ज़ात देखने को मिले तो बड़ा अफसोस होता है। लेकिन दूसरी तरफ वहाँ पे एक असर रसूख रहता है वफाक का भी। जी अस्सलाम वालेकुम शरीफ खान काकड़ साहब, आपको बहुत बहुत खुशामदीद हमारे 65 न्यूज़ के स्टूडियो में। शरीफ साहब, सबसे पहले तो हम आपको अपने स्टूडियो में आने पे और हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने पे भी का शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे गिलगित-बल्तिस्तान के हुकूक के हवाले से। आज गिलगित-बल्तिस्तान में खुल के बात करने का दिल कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि क्योंकि आपकी एक बहुत बड़ी सियासी जद्दोजहद की है, आप एक एक्टिव और कौमपरस्त रहनुमा है, आप किस नज़र से देखते हो कि जो गिलगित-बल्तिस्तान में वफाकी जो जमातें हैं उनका एक बहुत बड़ा असर रसूख होता है, वहाँ पे होल्ड है, वो हुकूमतें भी बना रहे हैं, वफाक की जो हुकूमत होती है वो गिलगित-बल्तिस्तान में जाके हावी हो जाती है। तो इससे इलाकाई जो वजूद है, वहाँ की इलाकाई इत्तेफाक है, उस पर क्या असरात मुरातब हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया उमर साहब। गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर वफाकी जमातों के अमल, दखल और असर से सिर्फ एक कॉलोनियल निज़ाम को फ़रोग़ मिल रहा है। वहाँ की आवाम को इन जमातों से गुज़श्ता 72-73 सालों में कोई खातिर-खा इस्तिफ़ादा और मकासद हासिल नहीं हुए। जो दौर हाज़िर के जो चैलेंजेस हैं, मुल्की बैनुल अक़वामी जो चैलेंजेस हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए उन मसाइल का इदराक और हल काबिल ज़रूरत और वक्त की अहम ज़रूरत थी। गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर वफाकी जमातें, आपने पहले ही कहा, चेहरे बदल कर वहीं पुराना तबक़ाती निज़ाम, अशराफियाई निज़ाम को फ़रोग़ देने में सरगर्म अमल है। मगर किसी गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर जो महरूम महकूम तबका है उसको आगे लाने में, उनको कलदी किरदार अदा करने में, मौका फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी हैं, जिसकी वजह से गिलगित-बल्तिस्तान के अवाम में दिन ब दिन महरूमियों का इजाफा हो रहा है और महकूमियों का भी इजाफा हो रहा है। अच्छा, अभी आगे इलेक्शन आ रहे हैं गिलगित-बल्तिस्तान में, ये नवंबर में आई थिंक अक्टूबर में इलेक्शन है। तो इससे पहले नून लीग की हुकूमत थी, इस वक्त निगरान सेटअप है। तो आप क्या समझते हैं कि जब पीपल्स पार्टी का दौर था, नून लीग का दौर था, मेहदी साहब, हाफिज़ुर रहमान साहब और दीगर जो वहाँ की कैबिनेट थी, तो उन्होंने क्या किरदार अदा किया था? और दूसरा ये आप बताएं कि गिलगित-बल्तिस्तान के अवाम को इलाकाई तौर पे, इलाकाई मुल्की और जो बैनुल-अक़वामी आर्मी हुकूक के हवाले से इन इलेक्शन से क्या फ़ायदा हो रहा है? देखिए उमर साहब, जो हाफिज़ साहब का दौर था, मेहदी साहब का दौर था, मैं समझता हूँ कि उस दौर में कुछ तरक्याती मंसूबे रखे गए
मगर उन पर इन मंसूबों पर चेक एंड बैलेंस न होने और अपने मनपसंद लोगों को नवाजने की वजह से गिलगित बल्तिस्तान के जो निचली सतह के अवाम हैं उनको कोई खातिर खा फायदा नहीं हुआ, बजाय सिर्फ और सिर्फ एक मखसूस और अशराफिया को नवाजा गया, जिसकी वजह से मुल्की खजानों को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा और वहाँ के अवाम की जो मायूसी थी वो आज भी रही है। आज भी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आप जाएंगे तो सालाना करोड़ों अरबों रुपयों के मेगा प्रोजेक्ट्स रखे जाते हैं, एडीपीज रखी जाती है, मगर आप सड़कों का हाल देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, आप तालीमी निज़ाम देखें, आप हेल्थ का निज़ाम देखें, ये तमाम इदारे जो है ना बिल्कुल न होने के बराबर हैं। और बहुत इसमें हम समझते हैं कि इन वफाकी जो जमातों के नुमाइंदे हैं जो असेंबली के अंदर जाते हैं, उनकी अपनी जो नाकिस हिकमत अमली होती है, एक तो इसका नतीजा है, दूसरा चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वो प्रोजेक्ट्स, वो अमली काम नहीं होता उनके मंसूबों की वजह से जो होना चाहिए। करप्शन कह सकते हैं, हम कहते हैं कि जो भी माजी में प्रोजेक्ट्स रखे गए हैं, जिन लोगों ने हुकूमत किए, सबसे पहले उन पर एक एहतिसाब का दौरा हो, एहतिसाब का अमल लाजिम मंजूम होना चाहिए जिस तरह पूरे मुल्क में है, उसके बाद अगली हुकूमत के लिए जो है कोई लायामत तय होना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि अभी आपने जिस बात की है, तो ये गिलगित बल्तिस्तान के जो महरूमिया है इस वक्त कुछ भी बलूचिस्तान में उस तरीके से खासा चीज नजर नहीं आ रही। 28,000 प्रभावी रकबा होने के बावजूद तो बैनुल-अक़वामी क्योंकि टूरिज्म के हवाले से भी उस पर एक बहुत गहरी नजर रखी जाती है। हजारों सयाह रोज आते हैं। सियासत के हवाले से फिदा खान साहब मेरे ख्याल में वज़ीर सियाहत थे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की थी नेशनल प्रेस क्लब में कि इस वक्त दुनिया में सबसे टॉप पे गिलगित बल्तिस्तान सियासत के हवाले से जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि वो जो सयाह आ रहे हैं, इंटरनेशनली आ रहे हैं, तो उन्हें नहीं महसूस हो रहे हैं कि ये जो महरूमियां हैं तो ये क्यों हो रही हैं? देखिए उमर बैनुल-अक़वामी तौर पे इस पे आवाज क्यों नहीं उठा रहे? सियाह जो आते हैं गिलगित बल्तिस्तान के लोग बहुत ही, आपको मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, मेहमान नवाज और बहुत अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं। सियाहत के शोबे को एक मखसूस अंदाज में इस शोबे को बढ़ाने के बजाय इसको खत्म किया जा रहा है। एक तरह से देखा जाए तो देखिए, सियाहत के लिए सबसे पहले शहराओं का अमल होता है, सड़कें बने। गिलगित सिकंदर रोड जो प्रोजेक्ट है उसको कई अरसा और दहाइयाँ गुजर चुकी, 3 से 4 साल का अरसा गुजर चुका, मगर अब तक पाए तकमील को नहीं पहुंच सका। नारायण कागान का रास्ता है जो सर्दियों के 3 माह के लिए अक्सर हादसात भी होते हैं और बंद भी होते हैं। इसमें तो ये देखा कि अक्सर जो टूरिस्ट होते हैं वो जाने से डरते हैं कि क्या होगा, गिलगित बल्तिस्तान जाएंगे तो रास्ते में ही गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी। जी, ये जो टूरिस्ट आते हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट, इनका देखिए रुझान इस तरह से बढ़ सकता है कि इनको बुनियादी सहूलतें इन्हें भी दी जाए। देखिए, आप मरी कोई इतना खूबसूरत इलाका नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान के एक मौजू और गांव के बराबर भी उसकी खूबसूरती नहीं है, मगर वहाँ पर जो है सिस्टम को ऐसे डेवलप किया गया कि पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है और सड़कें नहीं है, वहाँ दूसरी जो टूरिस्ट की तवज्जो मबजूल कराने वाली डेवलपमेंट तो बहुत दूर की बात है, जिसकी वजह से ये जो टूरिज्म का जो शोबा है वो भी जो है बिल्कुल मुतासिर है और इसके अंदर बेहतर काम करने की ज़रूरत है। काम से बढ़कर उसके ऊपर निगरानी और चेक एंड बैलेंस और एहतिसाब का अमल लाजिम मंजूम है, जिसकी वजह से हर काम वो पाए तकमील तक पहुंचे और उसका खातिर का फायदा जो है अवाम और टूरिस्ट मकामी अवाम। अच्छा, अभी क्योंकि सियासत की बात चल रही है तो आगे बलूचिस्तान में सी पैक के हवाले से एक बहुत बड़ा समझे कि इशारा बनाई जाएगी। फिर सी पैक के बाद जो चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इससे कितना फायदा होगा बलूचिस्तान को, क्योंकि उसके लिए जमीन बलूचिस्तान की इस्तेमाल हो रही है। फिर मादी करीब में जहामर बादशाह डैम के हवाले से भी वो हमारे साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने अपने
टेनोर से खत्म होने से एक दिन पहले जब स्टेटमेंट में दिया था, जब आईनी की बात चल रही थी कि अब मेरा असल जो मकसद है वो वहाँ पे दियामत बादशाह डैम बनाने का है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? तो फीडबैक के बाद क्या फायदा, कितना बलूचिस्तान तरक्की करेगा? और दूसरा ये जो दियामत बादशाह अभी तक मेरे ख्याल में आगाज भी नहीं हुआ होगा। देखिए उमर साहब, हम तरक्याती मंसूबों के ना माजी में खिलाफ थे ना आज हैं। हम कहते हैं तरक्याती मंसूबे आने चाहिए। सी पैक के सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान के चारों सूबों के लिए इस्तेफादा हासिल हो सकता है, मगर ये बात देखी जाए कि सी पैक का जो गेटवे है गिलगित बल्तिस्तान है, सेंट्रल एशिया, वहाँ के अवाम को जितने भी देखे नून लीग के दौर में तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स जो सी पैक के थे वो पंजाब को दिए गए। पीपल्स पार्टी के दौर में राजा परवेज अशरफ और सिंध के जो वफाक में लोग थे वो खींच खांच कर वहाँ ले गए। इवन यहाँ तक जुल्म ज्यादती की इंतहा ये है कि वहाँ इकनॉमिक जोन गिलगित बल्तिस्तान में बनना चाहिए था। नून लीग की गवर्नमेंट में कैप्टन सफदर ने इससे को खींच कर यहाँ जो है अवलिया मुंतकिल कर दिया। लेकिन इससे दो तरह के नुकसान थे। एक तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को जो इस्तिफादा हासिल होना चाहिए वो नहीं हो रहा, दूसरा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के अंदर दिन ब दिन महरूमियों का इजाफा हो रहा है। अच्छा, ये जो आपने जैसे पहले बता दिया, तो मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत गुजरी है, ओवरऑल वैसे तो आपने तज़किरा किया भी है कि सिर्फ अशराफिया को ही नवाजा जाता है, लेकिन वैसे क्या लगता है आपको कि ये जो हफीजुर रहमान साहब की हुकूमत थी, इससे बलूचिस्तान के अवाम को क्या फायदा? देखिए बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है गिलगित बल्तिस्तान के दो बड़े शहर गिलगित और सिकंदर की मैं बात करूं तो इन दो शहरों के अंदर भी वो काम नहीं हो सका जो होना चाहिए। एक हुकूमत बनती है तो उसका ये अखलाकी, सियासी, शरई और माशरती फरीजा बनता है कि वो उसके जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने यूनियन है वहां तक काम करे। यहाँ मैं बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की तो बात ही नहीं करूंगा, गिलगित और सिकंदर शहर की बात करूं तो ये शहर भी उस हद तक डेवलप नहीं हुए। आज भी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बिजली का बहरान है, आज भी जो है सड़कों के जो फुकदान के साथ जो सड़कों की हालत है वो आप देखें। आज भी जो है तालीमी निज़ाम गिलगित बल्तिस्तान का बहुत मुतासिर है। आज भी हेल्थ का निज़ाम आप देखें जो है ना, ये कोरोना के अयाम में सबसे ज्यादा गिलगित बल्तिस्तान मुतासिर रहा, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वो वसाइल मौजूद नहीं थे जिसकी वजह से काफी लोग मुतासिर भी हुए और काफी जानों का भी ज़ाया हुआ। मगर वहाँ के लोगों की कुव्वत मुदाफियत मजबूत होने की वजह से अल्लाह ने लोगों को जो है अपनी अब्ज़मान में रखा, वरना इनकी नाकामियों की तो कहानी तारीख में लिखी जाती जो इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के ऊपर सिर्फ अपने मफादात किया। अच्छा, देखिए यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में जहाँ पे राइट्स की बात हुई है वहाँ से ज़मीनी रास्ते भी मुंतज़र किए गए आज़ाद कश्मीर साहब पे। तो यहाँ पे मैं आपसे ये सवाल आज करूँगा, मैं पहले भी कई जगह पे मुझे आज तक मुतमईन को जवाब मिल नहीं सका, मुझसे जवाब मिले। आप क्योंकि एक नेशनलिस्ट भी हैं, आपका अपना एक नजरिया है, आप ये बताएं कि जो आपकी जो अवामी बेदारी पार्टी है वो बार बार सरहद को खोलने का मुतालबा कर रही है कि सरहदें खोली जाए, दूसरी तरफ ये जो जमीनी रास्ता आज़ाद कश्मीर के साथ मुनक़ता किया गया है, तो इसकी क्या वजूहत है और आप क्यों इसको बार बार खोलने का मुतालबा कर रहे हैं? आपके इसके बुनियादी मकसद क्या है, उसे क्या फायदा होगा? देखिए उमर साहब, अभी करगिल लद्दाख के अंदर कम अज कम सालाना मकबूजा की तरफ से और वादी की तरफ से 1.5 लाख टूरिस्ट आते हैं। अगर करगिल लद्दाख सरहद खोलने का हम मुतालिबा करते हैं तो वहां से अगर 50,000 भी लगभग टूरिस्ट गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आ जाते हैं तो पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान की इकोनॉमिक बढ़ सकती है, इसी तरह माशियत बढ़ सकती है। और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है अभी हमारे करगिल के अंदर, लद्दाख के अंदर जो हमारे भाई हैं जो आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद बहुत ज्यादा मुतासिर हैं और जो है हिंदुस्तान और दीगर ममालिक की यलगार में उनका मुतालिबा होता है, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ मुंसलिक हो। करगिल लद्दाख हमारा हिस्सा है, तारीखी हिस्सा है, हमारा जोग्राफियाई हिस्सा है। यहाँ पे आपने बहुत से लोग मसला कश्मीर का हिस्सा करा दिया। मैं आपको कश्मीर का हिस्सा, मसला कश्मीर का हिस्सा। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ,
دیکھیے ہمیں پہلے اپنی اکائیوں کو مکمل کرنا ہوگا. دیکھیے ہمارے لوگ صوبے کا مطالبہ کرتے ہیں، گلگت بلتستان کے لوگ وہ عوام کو اس حد تک گمراہ کر رہے ہیں کہ آنے والی تاریخ جو ہے ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی. گلگت بلتستان کے اندر اگر صوبہ آپ نے بنانا ہے تو پہلے آپ اپنا رقبہ مکمل کریں، آبادی کا تناسب مکمل کریں. آپ دیکھیں یہ ہزارہ صوبے کا جو مطالبہ کر رہے ہیں اس کی بنسبت گلگت بلتستان دیکھا جائے تو آبادی کے لحاظ سے بہت چھوٹا خطہ ہے. اسی طرح دیگر جو صوبوں کی تحریکیں چل رہی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ کرگل لداخ گلگت بلتستان کا حصہ ہے اور گلگت بلتستان سے وہاں کے لوگ منسلک ہونا چاہتے ہیں تو یہ قدیمی راستے کھلے، یہ قدرتی راستے کھلے اور گلگت بلتستان کے ساتھ یہ لوگ منسلک ہو اور ہمارا رقبہ مکمل ہو. اسی طرح ایکسائز چین کا جو رقبہ ہے 7,000 مربع میل کا صاحب کے دستخط سے ایوب خان کے دور میں جو دیا گیا تھا وہ بھی ہمارا حصہ ہے، گلگت بلتستان کا حصہ ہے. صوبہ بنانے کے لیے آبادی کا اور رقبے کا تناسب مکمل کرنے کے لیے اسے بھی ہمیں واپس کیا جائے. اسی طرح میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ یہ جو چترال کا حصہ ہے یہ بھی تاریخی لحاظ سے گلگت بلتستان کا حصہ ہے، پہلے اس کو بھی جو ہے ہم سے ملایا جائے. رہی بات دوسرے راستوں کی تو ہم یہ اسکور سینٹر اور سری نگر سرحد کی بھی بات کرتے ہیں. وہ اس لیے کرتے ہیں دیکھیے ہمارے تاریخی جو روابط تھے، جو تجارتی جو ہمارے وابستگی تھی وہ سری نگر سے لے کر آزاد کشمیر تک تھی. اس سے بھی تجارت، سیاحت، ثقافت کو فروغ مل سکتی ہے. دیکھیں جناب میں آپ ان باتوں پر آپ کو کیا بتاؤں، یہاں پر یہاں پر ایک اور چیز بھی آپ ایڈ کیجیے گا کہ جو آزاد کشمیر کا جھنڈا ہے اس کو جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے یہ ہمارا جھنڈا اس کا الٹا کر کے دیکھا جائے تو یہ ہمارا جھنڈا ہے. میں سید عمر صاحب آپ کو عرض کرتا چلوں پورے جموں کشمیر مہاراجہ ہری سنگھ کی جو ریاست تھی اس میں ان تمام اکائیوں کی کرگل، لداخ، جموں، سری نگر، یہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا ایک ہی طرح کا جھنڈا تھا. اس کے بعد افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان اکائیوں کے اندر جو ہے نا ایک تقسیم کا دورہ چلا اور اس دورے میں جو ہے نا ہم لوگ یہی زمینی روابط نہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے بہت دور ہوئے. آج صورتحال یہ ہے کہ کشمیر کے دیکھیں آج گلگت بلتستان پوری دنیا میں ملکی اور عالمی سطح پر دیکھیں تو پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے. کرگل وار، سی پیک اور یہ دیاما ڈیم کے بعد توجہ کا مرکز، اس میں دنیا کی بہت بڑی طاقتیں جو ہے سرگرم عمل ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ہمیں ہر ان باریک بینیوں اور ان مسئلوں مسائل کو دیکھتے ہوئے وفاق پاکستان بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کرے اور جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں وہ بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کرے اور جو ہماری گلگت بلتستان اسمبلی میں اسمبلی کو تو لولے لنگڑی نہیں کہوں گا، اس کے اندر جو لولے لنگڑے لوگ کم سوچ کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا مقصد صرف اپنے مقاصد اور اپنی پیٹ ہے، خدا ان کو بھی سمجھنے کی توفیق دے تاکہ کل آنے والے وقتوں میں اس خطے کے اندر جو چیلنجز کا سامنا ہے اس سے یہ قوم جو ہے قبل از وقت بچ سکے اور محفوظ رہ سکے. اچھا اب چلتے ہیں آپ کی پارٹی کی طرف. آپ نے عوامی بیداری تحریک کے نام سے پارٹی جو ہے عوامی بیداری پارٹی کے نام سے بن چکی ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو پارٹی ہے اس کا بنیادی جو مقصد تھا وہ کیا اور آپ کی پارٹی کا منشور کیا؟ دیکھیں عمر گردیزی صاحب، ہماری پارٹی گلگت بلتستان کے محروم عوام کی جو ہے نا ایک جو ہے اخلاقی جرأت رکھنے والی جماعت ہے. ہمارا مقصد بین الاقوامی تناظر میں جو صورتحال بنتی ہے، نیشنل سطح پر جو صورتحال بنتی ہے اور علاقائی جو زمینی حقائق ہے ان سے منسلک عوام کے لیے جو چیلنجز درپیش ہیں اور مستقبل میں جو چیلنجز آ سکتے ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنا ہمارا مقصد ہے. ہمارا مقصد پاور پولیٹکس کی طرح اسمبلی میں جانا یا کوئی مراد مفادات حاصل کرنا نہیں ہے. ہمارا مقصد جہاں بھی ظلم و زیادتی ہو، جبر ہو، استحصال ہو، وہاں پر آواز اٹھانا ہے اور اپنی قوم کو یہ اویرنس دینا ہے کہ آپ کے ساتھ جو مستقبل میں چیلنجز پیش آ رہے ہیں، جو آپ کا تاریخی جو سلسلہ ہے اور جو آپ کا موجودہ جو حالات ہیں اس سے ہمیں اپنے عوام کو ذہنی طور پر
اخلاقی طور پر، معاشرتی طور پر، ملکی طور پر اور بین الاقوامی طور پر ان کو تیار کرنا ہمارا بنیادی مقصد اور ہمارے منصوب کا حصہ ہے۔ یہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو گلگستان کے اندر ایک تو پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی جو پاور پولیٹکس کی بڑی جماعتیں ہیں، وہاں پہ کیونکہ دوسری جماعتوں کی بھی نمائندگی موجود ہے جس میں جماعت اسلامی ہے، وجہ سے مسلمین ایک بڑی جماعت ہے وہاں کی، ایم ڈبلیو ایم، پھر اس کے بعد عوامی تحریک بھی ہے، اس کے بعد ایم کیو ایم بھی ہے اور دیگر بھی بہت ساری جماعتیں ہیں جو کہ وہاں پہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، ان کے کردار کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں عمر صاحب، ہم نون لیگ کو پنجاب کی قومپرست جماعت سمجھتے ہیں، نون لیگ پنجاب کی قومپرست پیپلز پارٹی کو سندھ کی قومپرست جماعت سمجھتے ہیں، پی ٹی آئی کو دیکھیں یہ انسان کا فطری عمل ہے کہ اپنے جہاں سے دیکھی ہے اس کو صحیح کرتی ہے۔ پی ٹی آئی کو ہم پختونوں کی قومپرست جماعت سمجھتے ہیں۔ البتہ ہم جیسے عوامی تحریک ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی، اسلامی جو دوسری جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی ہے جو اشرافیہ اور طبقاتی نظام کا خاتمہ چاہتی ہے اور نظام کی درستگی کی بات کرتی ہے، ہم ان پارٹیوں کو یہ دعوت بھی دیتے ہیں اور ان سے ہم گزارش بھی کرتے ہیں کہ وہ گلگت بلتستان کے اندر اپنا کام کرے، عمل دخل کرے۔ دیکھیں ڈاکٹر طاہر القادری پوری دنیا کے اندر ایک جو ہے نا ایک تعلیمی دنیا کے اندر ان کا ایک بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا ان کا مقصد ہے، ان کا مقصد بھی ہمارے اتنا سے مقصد سے بہت بڑا مقصد ہے، ان کا نظام، ان کا مقصد بھی نظام کی تبدیلی ہے۔ اچھا یہاں پہ ہم بات کریں کہ اسٹیٹ سبجیکٹ بلوچستان میں اسٹیٹ سبجیکٹ کو میں دیکھا ہے کہ وہاں پہ غیر ریاستی جو وہاں کے یا غیر علاقائی جو باشندگان ہیں یا بین صوبائی جو باشندگان ہیں وہ جا رہے ہیں وہاں پہ زمینیں خرید رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک ایکٹ بنا تھا مہاراجہ ہری سنگھ نے بنایا تھا اسٹیٹ سبجیکٹ رولز کے نام سے کہ باہر سے کوئی باشندہ آ کے یہاں کی جب تک یہ ڈسپیوٹ لیجیسی ہے اس وقت یہاں پہ ہم اس کو نہیں کر سکتے، تو کیا کہیں گے آپ کے پاس؟ دیکھیں عمر صاحب، اسٹیٹ سبجیکٹ قانون کا خاتمہ جو ہے ہمارے وہاں کی لوکل نمائندوں کی نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے۔ نااہلی کی وجہ وہ کیوں ہوا کہ گلگت بلتستان میں ایک دور ایسا تھا کہ جو ہے یہ ایف سی آر کے بعد کچھ لوگ حکومتی اور نظام کے میں آ گئے تو انہوں نے خود سے مطالبہ کر دیا کہ گلگت بلتستان کی زمینیں بکیں، وہاں کی زمینوں کے ریٹس بڑھے اور ان کا نظام زندگی چلے ان کے اپنے ذہنیت کے حساب سے۔ انہوں نے خود جو ہے سیکرٹری کشمیر افیئرس کو مطالبہ کر دیا اور درخواست کر دی، جس کی وجہ سے اسٹیٹ سبجیکٹ قانون کا خاتمہ ہوا۔ اسٹیٹ سبجیکٹ قانون کا خاتمہ ہونے کے دو تین طرح کے البتہ نقصانات ضرور ہوئے۔ ایک تو بہت بڑی بغیر چیک اینڈ بیلنس کے آبادی گلگت بلتستان میں مقیم ہوئی، جس کی وجہ سے مختلف قسم کے فسادات کو فروغ ملی۔ بے شک دوسرا نقصان یہ ہوا کہ دیکھیں شنگریلا گلگت بلتستان کا بہت اہم سیاحتی مقام ہے اور پورا پاکستان کا چہرہ ہے۔ وہاں پر ایک شخص اس دور میں آیا، کوڑی کے بھاؤ زمین خریدی عارف اسلم صاحب نے، آج اس کو وہ گلگت بلتستان کے لوکل لوگوں کے اندر انٹری بھی جو ہے ان کے لیے ناگزیر ہے۔ یہ زیادتی اس خطے کے عوام کے ساتھ ضرور ہوئی کیونکہ ان کے ساتھ کوئی جو ہے ایس او پی پہلے سے نہیں کی گئی کہ وہاں کے عوام کو بھی شنگریلا میں مضبوط عوام کی شان۔ دیکھیں مضبوط عوام تو میں آپ کو گلگت بلتستان کی تاریخ کا بتا دوں، ڈوگرا دور کا بتا دوں تو یہ آپ عوام تو والا ہے، عوام لیڈرشپ کا فقدان اس لیے تھا کہ لیڈرشپ کو دیکھیں آج بھی میں افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، پی ٹی آئی کی کل گورنمنٹ جو بنانے کا یہ سوچ ہے، میں تو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ایک کی مشروط حکومت بنے گی، اتحادی حکومت بنے گی، یہ اپنے طرف سے تو حکومت بنا نہیں سکتے کیونکہ ان کی پورے پاکستان میں اتنی پرفارمنس نہیں ہے اور گلگت بلتستان کے حد تک تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ دیکھیں آج گلگت بلتستان کے اس محروم عوام پر جو مسلط شدہ لوگ، جو مسلط شدہ طبقہ ہے، جو مختلف چہرے بدل کر پارٹیوں میں جا کر اقتدار حاصل کرتا ہے، ان کا مقصد صرف اقتدار کا حصول ہے اور کوئی عوام کی فلاح و بہبود کا مقصد ان کا نہیں ہے۔ وہ آج گزشتہ 10 دنوں سے اسلام آباد میں انٹرویو دے رہے ہیں،
उस इंटरव्यू के अंदर एक एफिडेविट लिया गया, उसमें ये शर्त रखी गई कि स्टेटस को बरकरार रखा जाएगा। देखिए पीटीआई का हमारे साथ जुल्म ज्यादती की बात ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तबकाती निजाम को फरोग न दिया जाए, वहां पर जो अवाम से मुंसलिक है, जो उस इलाके के मफादात से मुंसलिक है, उन लोगों को फरोग दिया जाए। अब स्टेटस को बरकरार, खुद इमरान खान साहब कहते थे कि जो है ना स्टेटस को का खात्मा होना चाहिए, आज वो खुद स्टेटस को बरकरार रखते हुए उन लोगों को टिकते दबाने की कोशिश में लगे हैं जो विनिंग पोजीशन में है और जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है। वो लोग आज इन्वेस्ट करेंगे, कल गरीब को ऊपर नहीं आने देंगे या फिर कमजोर को ऊपर नहीं आने दिया जाएगा। देखिए हम यही बात तो अपने आवाम को समझाना चाहते हैं कि आज इमरान खान जिस तबके को लेकर आ रहे हैं वो तबका आज इन्वेस्ट करेगा तो कल कौमी खजानों से जो आवाम के भला और बहबूद के लिए जो पैसे आएंगे वो पैसे में डालेगा तो आवाम का नुकसान होगा। दूसरी बात ये कि मुझे बहुत हैरत होती है कि उन अवामी नुमाइंदों पर वफाकी जमातों से मुंसलिक है। देखिए मैं उनको नहीं समझता कि वो अपने भी नहीं है, क्योंकि जो पार्टियां और बुरे रवैये की तरह रंग बदल कर जो है ना अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं, ना वो उस खित्ते के हैं, ना उस इलाके के हैं, ना उस अवाम के हैं, ना उस पार्टी के हैं। आज इस पार्टी में है तो ये फसली बटेरे, कल इस पार्टी का बुरा वक्त शुरू होगा तो दूसरी पार्टी में उमर साहब मैं आपको अर्ज करता चलूं कि ये जो निजाम आज हो रहा है गिलगित बल्तिस्तान से लाकर अवाम को नजरअंदाज करके कुछ तबकाती निजाम का जो इंटरव्यू इस्लामाबाद में लिया जा रहा है, ये वहां के अवाम के लिए एक और सवालिया निशान है कि आपकी कोई हैसियत नहीं है। अवाम की कोई ये बात बावर कराई जा रही है, ये बात बताई जा रही है कि आपकी कोई हैसियत नहीं है। अगर हैसियत है तो बाकी जमातों के टिकट्स हो, तो ये मायूसी की तरफ एक और कदम बढ़ेगा। अच्छा आपको क्या लगता है अगर आप इरफान आपने कि गिलगित बल्तिस्तान क्योंकि आप एक पुराने हुकूमत रहनुमा हैं और आपने काफी तहरीकों में भी हिस्सा लिया, काफी आवाज भी उठाते रहे, हम आपको अक्सर देखते हैं आप प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे होते हैं, दीगर अलायंस भी आपने बनाए, तो क्या लग रहा है कि जो कुप्रस्त की आवाजें उठती हैं, कुप्रस्ती की आवाजें उठती हैं और उनको हमेशा माइनॉरिटीज में समझा जाता है, उनको मेजॉरिटीज में नहीं समझा जाता, तो किस हद तक गलत फैसला है? क्योंकि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आवाज कश्मीर से एक बात ये की जाती है कि गिलगित बल्तिस्तान को सुबह नहीं बनने देंगे, लेकिन वो आवाज बुलंद करती है कुप्रस्त जमात, फिर आवाज कश्मीर की दीगर जो मुस्लिम कांग्रेस हो गई, सरदार जी के खान साहब को भी बात करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को हम मतलब सुबह बनने नहीं देंगे, इसका तशक्कुर खत्म नहीं होने देंगे, लेकिन दूसरी तरफ ज्यादा आवाज कुप्रस्त हिंदी में उठाती है, तो किस हद तक आपको? देखिए उमर साहब, अगर आजाद कश्मीर के अंदर जो असेंबली है उसके दोस्त अगर कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान को सूबा नहीं बनना देना है तो सो बिस्मिल्लाह, गिलगित बल्तिस्तान को भी जो है जब तक तनाज़े कश्मीर का मसला हल नहीं होता, एक आजाद सुप्रीम कोर्ट, आजाद असेंबली, एक अलग झंडा दिया जाए, क्योंकि इकाई की हैसियत से कल अगर तनाज़े कश्मीर का मामला आ जाता है तो हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि रेफरेंडम हो, उसमें वोट हिंदुस्तान को पड़े या पाकिस्तान को पड़े, ये अवाम का मसला है। जब तक रेफरेंडम नहीं होता है तनाज़े कश्मीर के मसले को, हम भी समझते हैं कि जब तक बैनुल-अक़वामी इदारों पर 72 सालों से हम उम्मीद लगाए हुए थे, आज तक रेफरेंडम नहीं हुआ। आज आप देख रहे हैं जम्मू में 370 आर्टिकल का खात्मा हुआ, वो नई दिल्ली की जो है ना, और कुछ हमारे दोस्त बैनुल-अक़वामी सतह पर बैठकर हमें हिंदुस्तान के साथ मुंसलिक कर रहे हैं, कुछ पाकिस्तान के साथ, कुछ अफगानिस्तान के साथ। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि हम रेफरेंडम पर यकीन रखते हैं, जब तक रेफरेंडम नहीं होता कि यहाँ के अवाम को उसी हिसाब से बुनियादी हुकूक मुयस्सर किए जाए। कल जब रेफरेंडम होगा तो मुझे इस पर यकीन है कि जो सबसे ज्यादा इस हिंदू के अवाम को बुनियादी मसाइल हल करेगा और हुकूक देगा, उसी मुल्क को वोट पड़ेंगे और ये खित्ता उसी मुल्क का हो। लेकिन मसला कश्मीर के हवाले से एक चीज में सोचते हैं कि बुरा का वजह हो जाता है, लेकिन यहाँ मैं एक चीज का इजाफा करूंगा कि एक तरफ हम बात करते हैं सब डिटर्मिनेशन की हकीकत राजियत की, दूसरी तरफ हम जबरदस्ती नजरियात को ढूंढ रहे हैं। एक तरफ कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, एक तरफ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। भाई अगर आपने खुद ही एक नजरियात की तरफ जाना है तो फिर
अगर जरा से बात ही ना कर रहा देखे हमारा ये चीज खत्म हो जाती है। देखे उमर साहब, ये सारी छोटी छोटी जो है ना नजरियात की नहीं मतलब बेसिक गलत है ना, तो कश्मीर की मैं आपको बता दूं, देखिए इसमें सबसे पहली बात तो जो जिन्वा की करारदादें थी उन पर अमल दरामद नहीं होना और बैनुल अक़वामी इदारों की नाकामी का सबूत है कि यहाँ पर जो है ना कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या ताजिकिस्तान या पाकिस्तान या खुद मुख्तार बनेगा। देखिए हमें अपने अब आज जो मौजूदा सूरत हाल है, मैं इसके नाज़ुर साहब को ये अर्ज करता चलूँ कि आज देखिए एक बार हमारे साथ नाइंसाफी अब के बाद न की जाए। जो भी करना है आजाद कश्मीर के साथ, गिलगित बल्तिस्तान के साथ जो भी मसला होता है, वहाँ की अवाम की राय, स्टेक होल्डर और वहाँ के अवाम की जो है ना राय शामिल की जाए। उस वहाँ के अवाम का मतलब ये है कि वफाकी जमातों के जो वफाक होगा उससे हटकर एक रेफरेंडम करवाया जाए कि हम आपके लिए ऑप्शन लेकर आ रहे हैं, उमरी सूबा, आईनी मुकम्मल प्रोविंशियल सूबा या आजाद कश्मीर के साथ एक मुश्तरका असेंबली का जो भी ऑप्शन आता है उसमें अवाम से रेफरेंडम किया जाए, बजाय इसके कि जो है ना कुछ मदारी टाइप के जो असेंबलियों में जाते हैं शार्ट रास्तों से और अपने टेक्निकल जो वादाती तरीके हैं उनसे उनको पूछ कर कोई डिसीजन लेना मैं नहीं समझता कि वहाँ के अवाम के साथ ये नाइंसाफी होगी। इस वजह से अगर ये हिंदुस्तान करता है तो वहाँ के अवाम, जम्मू और श्रीनगर लद्दाख के अवाम की हिंदुस्तान से नफरत बढ़ेगी। अगर पाकिस्तान करता है तो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की जो है ना पाकिस्तान से नफरत में इजाफा होगा। ये थे हमारे साथ अवामी बेदारी तहरीक गिलगित बल्तिस्तान के चेयरमैन और उम्र रहनुमा गरीब महकूम और किसी तबकात की मजबूत आवाज मोहम्मद शरीफ खान साहब, जो कि अपनी गुफ्तगू कर रहे थे। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो वहाँ के बेसिक राइट्स हैं, वहाँ के बुनियादी हुकूक हैं, उस पे एक बड़ी खूबसूरत इन्होंने वहाँ में रोशनी डाली कि हुकूक का क्या किरदार रहा। वहाँ पे जो बैनुल सूबाई हुकूमतें जाती हैं या फिर जो पार्टियां जाती हैं गैर रियासती जमातों का जो अमल दाखिल है, वहाँ विभाग की जमातों का अमल दाखिल है, उसका क्या इम्पैक्ट वहाँ पे पड़ रहा है, फिर वहाँ के अवाम को सहूलियात से क्यों महरूम किया जा रहा है। बहरहाल ये सोचने की बात है। इस पे इंशाल्लाह उम्मीद भी हम अपने दीगर प्रोग्राम में भी गिलगित की शख्सियत को शामिल करेंगे, वहाँ के स्टेक होल्डर से बात करेंगे, वहाँ के जो वफाकी जमातों के नुमाइंदे हैं जो गुजरा है वहाँ के, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आखिर आज तक उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को महरूम क्यों रखा और क्या लेके आ रहे हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए। नेक्स्ट प्रोग्राम तक इजाजत चाहता हूँ, अपने मेजबान सईद उमर गदरी को 65 न्यूज़ से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।